नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश विष्णु आपका स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, हमने कक्षा 6 का अध्ययन करते हुए हमने बहुत कुछ जो भाग है वो पूर्ण कर लिया है, जिसके अंतर्गत हमने भारत का स्वतंत्रता प्राप्त करना और भारत के विभाजन तक का जो इतिहास है वो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम भारत के बंटवारे के कुछ कारणों के बारे में और इन रियासतों के एकीकरण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अपने पाठ को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत विभाजन के कारणों के बारे में दृष्टिपात करना है। तो भारत विभाजन के कारणों की अगर हम बात करें तो पहला कारण हमें यहां मिल रहा है मुस्लिम लीग व जिन्ना की भूमिका। ये सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से क्या होता है, भारत का विभाजन होता है। तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से जो है वो यहाँ पे कार्य हुआ है। यानी कि किसकी भूमिका की बात करने वाले हैं, मुस्लिम लीग की भूमिका की बात करनी है हमें, और साथ ही साथ किसकी भूमिका के बारे में बात करनी है हमें, जिन्ना के बारे में जो है वो बात करनी है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें दो सिद्धांत जो है वो प्राप्त होते हैं। पहला सिद्धांत तो हमें यहाँ से मिल रहा है द्विराष्ट्र का सिद्धांत मुस्लिम लीग का। कौन सा सिद्धांत है यहाँ पे, द्विराष्ट्र सिद्धांत, ठीक बात है। और दूसरा हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पृथकतावादी नीति के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, पृथकतावादी नीति के बारे में, ठीक बात है, पृथकतावादी नीति। तो देखिए अगर हम पृथकतावादी नीति के बारे में तो बात करें तो ये जो पृथकतावादी नीति रही है जो मोहम्मद अली जिन्ना की, उसके बारे में ये कहते हैं कि इन्होंने कभी भी कांग्रेस के साथ में सामंजस्य बिठाने की जो है वो चेष्टा नहीं करी है, हमेशा एक अलग धड़े के रूप में अपने आप को जो है वो पेश किया था। यहाँ तक कि इनके द्वारा क्या कर लिया गया था, 16 अगस्त को क्या किया गया था, 16 अगस्त 1946 को क्या किया गया, इनके द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया है। क्या मनाया गया है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक बात है। जो प्रत्यक्ष कार्यवाही, सीधी कार्यवाही जो है वो की जा रही है 16 अगस्त 1946 के द्वारा। किसके द्वारा की जा रही है, मुस्लिम लीग के द्वारा की जाती है, पृथकतावादी नीति के तहत। अब हम बात करते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में कि ये क्या सिद्धांत है, द्विराष्ट्र सिद्धांत। तो देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत की परिकल्पना की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें बात मिलती है 1930 के अंतर्गत। 1930 के अंतर्गत जो लीग का जो है सम्मेलन हुआ है, इस लीग का जो अध्यक्ष है इस सम्मेलन का, ये बनाया गया है सम्मेलन का अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल को। किसका बनाया गया है, अध्यक्ष किसको बनाया है, मोहम्मद इकबाल, ठीक है, कवि है मोहम्मद इकबाल। और मोहम्मद इकबाल ने अपने अध्यक्षीय भाषण के अंदर ही एक नवीन राष्ट्र की योजना जो है की बात करी थी। किसकी बात करी थी, नवीन मुस्लिम राष्ट्र। कौन सा राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, यानी कि पाकिस्तान बनाने का, पाकिस्तान शब्द का उल्लेख अभी तक नहीं आया है, एक नवीन मुस्लिम राष्ट्र की कल्पना करी है। सबसे पहले किसने करी है, कवि मोहम्मद इकबाल ने अपने अध्यक्षीय भाषण के अंतर्गत 1930 के अंदर करी है। बात करें पाकिस्तान शब्द की तो पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग है, किसका प्रयोग, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है वो करते हैं कैम्ब्रिज, लंदन के अंदर यूनिवर्सिटी है वहां पर, उसके अंतर्गत पढ़ने वाले एक है चौधरी रहमत अली। कौन है, विद्यार्थी है चौधरी रहमत अली, ठीक बात है। तो चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले क्या किया है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया है, ठीक बात है। इन्होंने कुछ क्षेत्रों के अंतिम और प्रथम अक्षरों का मिलान करते हुए क्या किया है, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का, और इनके कुछ साथी हैं उन्होंने मिलकर के क्या किया है, पाकिस्तान शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग किया था। उसके बाद में हम बात करते हैं 1933 के अंतर्गत, कब की बात कर रहे हैं, 1933 के अंतर्गत बात कर रहे हैं। एक पत्रांक है नाउ और नेवर, नाउ और नेवर पत्रांक है, इसके अंतर्गत यानी कि आज नहीं तो कभी नहीं, इस प्रकार का एक पत्रांक है। और इसके अंदर 3 जो है वो मुस्लिम राज्यों की स्थापना की बात की जाती है। कितने मुस्लिम राज्यों की स्थापना की बात की जाती है इस नाउ और नेवर के अंतर्गत, 3 की बात की जाती है। जैसे कि एक तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान बनाया जाए, क्या बनाया जाए, पाकिस्तान का निर्माण किया जाए, ठीक बात है। दूसरा ये कहते हैं उस्मानिस्तान बनाया जाए, क्या बनाया जाए, मुस्लिम राज्य उस्मानिस्तान का निर्माण किया जाए, मुस्लिम राज्य उस्मानिस्तान का निर्माण किया जाए, ठीक बात है। नेक्स्ट देखिए, एक इनके द्वारा कहा जाता है बंग ए इस्लाम बनाया जाए, क्या बनाया जाए, बंग ए इस्लाम जो है एक नवीन राज्य बनाया जाए। 3 मुस्लिम राज्यों की अवधारणा यहाँ पे दी गई है, जिसमें हम देखते हैं पाकिस्तान का निर्माण कहाँ से किया जाए, पाकिस्तान का निर्माण किया जाए उत्तरी पश्चिमी प्रांत, उत्तरी पश्चिमी प्रांत। साथ में और किसको जोड़ें भाई, साथ में और जोड़ो कश्मीर को, किसको, कश्मीर को। उसके अलावा पंजाब, उसके अलावा पंजाब और सिंध का क्षेत्र है, सिंध
और कौन और हो गया इसके अंदर बलूचिस्तान। क्या हो गया? बलूचिस्तान। इनको मिला करके, इन क्षेत्रों को मिला करके निर्माण किया जाए किसका? पाकिस्तान का निर्माण किया जाए। रही बात उस्मानिस्तान, तो उस्मानिस्तान जो है वो नाम दे दिया जाए किसका? हैदराबाद रियासत का। किसका नाम? हैदराबाद रियासत। इसको भी स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के रूप में बनाया जाए, हैदराबाद रियासत। और फिर बात आती है बंग ए इस्लाम की, तो इसके अंदर कौन होगा? इसके अंदर होगा संपूर्ण बंगाल, संपूर्ण बंगाल। और साथ ही साथ इसमें एक और जोड़ दिया जाएगा आसाम। कौन जोड़ेगा? असम को जोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो स्वतंत्र रूप से अलग अलग इस्लामिक या मुस्लिम राज्यों की स्थापना के अलग अलग समय में अलग अलग जो है वो विचारधाराएं, अवधारणाएं हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं, सबसे पहले ये एक नाउ और नेवर पत्रिका है, पत्रांक है नाउ और नेवर, 1933 के अंतर्गत ये है। यहाँ पर कितने राष्ट्रों का? 3 मुस्लिम राज्यों का। कितने? 3 मुस्लिम राज्यों का जो है वो यहाँ पर अवधारणा पेश की जा रही है, 3 मुस्लिम राज्य की अवधारणा। जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं, पहली कौन सी हो गई? पाकिस्तान। पाकिस्तान में उत्तर पश्चिमी प्रांत, कश्मीर, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को शामिल करके एक बनाया जाए। फिर हम देखते हैं उस्मानिस्तान। उस्मानिस्तान के अंदर कौन हो गया? हैदराबाद जो रियासत है वर्तमान की, उसका नाम उस्मानिस्तान रख करके एक अलग मुस्लिम राज्य बनाया जाए। और एक आता है बंग ए इस्लाम। बंग ए इस्लाम में संपूर्ण बंगाल और कौन हो जाएगा? साथ में असम को जोड़ दिया जाए और इस प्रकार से एक मुस्लिम साम्राज्य का निर्माण जो है वो किया जाए, मुस्लिम राज्य का निर्माण हो। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात देखें तो ये किसने किया है? चौधरी रहमत अली के द्वारा ये प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि द्विराष्ट्रीय अवधारणा की जो बात है वो 1930 के मुस्लिम लीग के अध्यक्षीय भाषण देते हुए मोहम्मद जो है इकबाल के द्वारा सबसे पहले इस प्रकार की धारणा जो है वो प्रदान की गई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग और जिन्ना ये दोनों उत्तरदायी रहते हैं अत्यधिक रूप से किसके कारण? जो है भारत के विभाजन के कारण ये बनते हैं। तो अब हम देखते हैं दूसरे बिंदु के रूप में, तो यहाँ पे हमारे सामने आता है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, ये जो नीति है इसको हम पूरे पाठ के अंदर अलग अलग जगहों पर पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन अगर हमें यहाँ पे संक्षेप में बात करनी हो तो हमें 2 भाग मिल जाते हैं जहां पर इन्होंने अपनी नीति का जो है वो प्रारंभ किया था। तो हमें एक तो मिल जाता है 1909 का जो है अधिनियम, 1909 का अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो लागू किया गया था, वहां से इन्होंने सांप्रदायिकता का बीज भारत के अंदर बोया था। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं वेवेल योजना का। किसका बात करते हैं हम? वेवेल योजना के बारे में बात करते हैं। वेवेल योजना के अंदर भी इन्होंने क्या किया है? फूट डालो और राज करो की नीति का पालन किया है। यानी कि वेवेल योजना के अंदर इनको क्या दिया है? मुसलमानों को वीटो पावर जो है वो यहाँ पे प्रदान कर दिया था लॉर्ड वेवेल ने। किसका? लॉर्ड वेवेल ने वीटो पावर जो है वो यहाँ पे प्रदान की मुस्लिम को। फिर नेक्स्ट आता है आपका तुष्टीकरण की नीति। तो तुष्टीकरण की नीति का जिम्मेदार है कांग्रेस। कौन जिम्मेदार है इस नीति का? इस नीति का जिम्मेदार माना जाता है कांग्रेस को। किसको माना जाएगा? कांग्रेस को माना जाएगा। कांग्रेस के 2 कार्य देखते हैं हम, जिसके अंतर्गत तुष्टीकरण की नीति का सर्वाधिक पालन जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें हम पहला तो पढ़ लेते हैं 1916 का लखनऊ अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक बात है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अंतर्गत क्या हुआ था कि जो कांग्रेस है इसने मुस्लिम लीग की जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है उसके आधार उसको ना मानते हुए उसके स्थान पर क्या किया गया है? उसके स्थान पर जो मुस्लिम लोगों का की जो नीति है उसको जो है वो यहाँ पे स्वीकृति दे दी गई है। यानी कि इनके लिए विशेष रिजर्वेशन की बात जो है वो यहाँ पर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या कर ली थी? स्वीकार कर ली थी। यहीं से क्या हो गया? कांग्रेस का पतन और मुस्लिम लीग का जो है उत्कर्ष यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग को बेवजह जो है इतना ज़्यादा जो है तवज्जो दी जा रही है। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा यहाँ पे बात मिलती है महात्मा गांधी की। किसकी बात करते हैं हम? गांधी के द्वारा जिन्ना को अत्यधिक महत्व देना। गांधी के द्वारा जिन्ना को क्या दिया जाना है? जिन्ना को अत्यधिक महत्व देना। ठीक बात है, जिन्ना को अत्यधिक महत्व देना।
ये जो बात है ये भी हम देख रहे हैं कि गांधी जी क्या कर रहे हैं, गांधी जी मोहम्मद अली जिन्ना को अत्यधिक महत्व प्रदान कर रहे हैं हर जगह। यहां तक कि 1946 के अंदर जब माउंटबेटन योजना लागू की गई थी तब माउंटबेटन से गांधी जी मिले और गांधी जी ने माउंटबेटन को कहा कि आप मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना को जो है वो अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दीजिए, मुखिया का जो पद है वो उन्हें सौंप दीजिए, जो सारे पद है वो मुस्लिम लीग के अंदर बांट दीजिए, लेकिन हमें विभाजन नहीं करना है। इस बात का सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अत्यंत विरोध किया था। इस कारण से अपना ये प्रस्ताव जो है वो गांधी जी को वापस लेना पड़ गया था आखिरकार। लेकिन गांधी जी ने क्या किया है, हर जगह पर जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना को क्या दिया है, ज्यादा महत्व दे दिया था। इस कारण से क्या हुआ, ये जो है भारत का विभाजन यहाँ पे होना असंभावी हो गया था। यानी कि एक माँ अपने थोड़े से दुर्बल बेटे को क्या करती है, ज्यादा जो अगर वो उसको मतलब जो है सुविधाएं प्रदान करती है तो वो जो बेटा है वो नाकारा साबित होता है, फिर उसी माँ को कूटने का काम जो है वो कर देता है। तो इस प्रकार का जो कार्य है वो कांग्रेस और गांधी जी के द्वारा इस मुस्लिम लीग के साथ में कर दिया गया था, जिस वजह से क्या हुआ, मुस्लिम लीग जो है वो स्वयं अब कांग्रेस और भारत को चोट पहुंचाने लग गई थी। नेक्स्ट बात देखते हैं, अंतरिम सरकार की असफलता। इस बात को हमने अध्ययन किया है अभी पिछली ही कक्षा के अंतर्गत, जिसमें हमने देखा कि अंतरिम सरकार के अंतर्गत जो है वो मुस्लिम लीग शामिल हो जाती है। मुस्लिम लीग अपने द्वितीय जो पंक्ति है उन पंक्तियों के नेताओं को जो है वो यहाँ पर भेजती है और द्वितीय पंक्ति के नेता यहाँ पे कार्य क्या करते हैं, अंतरिम सरकार को जो कार्य है उसमें बाधा पहुंचाने का काम यहाँ पे कर दिया जाता है उनके द्वारा। इससे क्या हो जाती है, अंतरिम सरकार जो है वो असफल हो जाती है और इससे के जो है परिणाम के रूप में हमें क्या देखना पड़ता है, यहाँ पे हमें परिणाम भुगतना पड़ता है भारत का विभाजन। नेक्स्ट बात आती है आपके सामने सांप्रदायिक दंगे। तो सांप्रदायिक दंगों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो नोआखोली का जो क्षेत्र था और उसके अलावा जो टिपडा का क्षेत्र था बंगाल के अंतर्गत, उन दोनों क्षेत्रों में जो है मुस्लिम लीग के द्वारा दंगों को जो है वो प्रोत्साहन प्रदान किया गया था। यहाँ तक कि बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग की सरकार थी और उन्होंने इन दंगों को रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था और इन दंगों के कारण ही अंत में जाकर के क्या होता है, हिंदू मुस्लिम जो है सांप्रदायिकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इस कारण से भारत का जो विभाजन है वो जरूरी हो जाता है। तो कुल मिलाकर के हमने भारत के विभाजन के कुछ कारणों के बारे में यहाँ पे चर्चा की है। अब हम उन कारणों पे चर्चा करने वाले हैं जिसके अंतर्गत हमें ये देखना है कि अंग्रेजों ने भारत को आखिरकार जो है वो यहाँ पे आजाद क्यों कर दिया, भारत छोड़ करके क्यों चले गए हैं। तो देखिए अंग्रेजों द्वारा भारत को छोड़ने के कारण, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की। कब की बात करनी है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इंग्लैंड की जो है वो दुर्बल स्थिति की बात करनी है। इंग्लैंड की स्थिति कैसी हो रही है, बहुत ही दुर्बल हो रही है। यहाँ पर हमने बात कर ली है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है तो यहाँ पे जो फर्स्ट श्रेणी के, फर्स्ट कैटेगरी के जो राष्ट्र सामने आ रहे हैं, जिसमें हमें प्रमुख रूप से नाम मिल जाता है अमेरिका का। किसका नाम मिल जाता है, अमेरिका का, रूस का और चीन जैसे राष्ट्रों का जो है वो हमें नाम यहाँ पे मिलता है। लेकिन यहाँ पे सेकंड श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है, कौन आ जाता है, इंग्लैंड। ठीक बात है। और इंग्लैंड की जो आर्थिक और सैनिक शक्ति है वो अभी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में क्या हो सकती है, जो है वो पतन की दृष्टि की ओर जा रही है। आर्थिक और सैनिक रूप से इंग्लैंड जो है वो अब कमजोर पड़ चुका है, यानी कि स्थिति जो है पूरे विश्व के रंगमंच पे वो इंग्लैंड की कैसी हो गई है, दुर्बल हो गई है। और जो अन्य राष्ट्र है वो क्या कर रहे हैं, इस औपनिवेशिक प्रथा को समाप्त करने के ऊपर जोर दे रहे हैं, ये भारत को आजाद करने का दबाव बना रहे हैं। रूस जो है वो नए स्वतंत्र होने वाले राष्ट्रों के प्रति जो है अपनी सहानुभूति को व्यक्त कर चुका है। इस कारण से अब इंग्लैंड जो है वो मजबूर हो रहा है किस बात के लिए, भारत छोड़ करके जाने, यानी कि भारत को आजाद करने के लिए। तो ये पहला बिंदु हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है इंग्लैंड के अंदर लेबर दल की सरकार का बनना। इंग्लैंड में किसकी सरकार बन रही है, लेबर दल की सरकार बन रही है, यानी कि इंग्लैंड में लेबर दल की सरकार। हमने बात कर ली थी लॉर्ड एटली के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में यहाँ पे सरकार बनी है, लॉर्ड एटली के नेतृत्व में। और लेबर दल ने अपने घोषणा पत्र के अंदर क्या कहा था, हम भारत का क्या करेंगे, एक जो है वो सम्मानजनक हल निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहां से एटली की घोषणा होती है और 1945 के अंदर जब लेबर दल की जो सरकार बन जाती है तो ये क्या करते हैं, भारत को आजाद करने की तरफ में जो है अपने कदम आगे बढ़ा देते हैं। इसके अलावा देखिए भारतीय सेना के अंदर विद्रोह की भावना, भारतीय सेना के अंदर विद्रोह की भावना के बारे में हमने जानकारी ले ली थी 1946 के अंदर। कब की बात कर रहे हैं हम, 1946 के अंदर भारतीय नौसेना में क्या हो चुका है, विद्रोह हो चुका है। भारतीय नौसेना के साथ साथ वायुसेना और थल सेना भी जो है उसमें भी विरोध के और विद्रोह के सवर जो है वो भी अंग्रेजों को दिखाई देने लग गए हैं। और अंग्रेजों को ये पता चल गया है कि जो भारत के ऊपर जो है वो इस सेना के बिना जो है वो अधिकार एक पल भी बनाए नहीं रखा जा सकता है। इसलिए अब इस सेना में जो है विद्रोह जो है और ज्यादा भड़क जाए तो इससे पहले क्या करना पड़ेगा,
अंग्रेजों को भारत को छोड़ देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका जो है सांप्रदायिक दंगों की स्थिति। ये सांप्रदायिक दंगे जो है वो यहाँ से जल्दी छोड़ करके जाने के लिए इनको मजबूर कर रहे हैं। हालांकि इन्हें जून 1948 के अंतर्गत सत्ता हस्तांतरण की बात करी थी, लेकिन इन सांप्रदायिक दंगों के कारण वो तारीख जो है वो खिसका करके पहले ले आए और जो है 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या कर दिया इन्होंने, आजाद कर दिया। अब भारत को छोड़ने के कारण तो हो गए पूरे, तो अब देखते हैं कि देशी रियासतों का भारत के अंदर जो है विलय किस प्रकार से होता है, अर्थात भारत का एकीकरण किस प्रकार से होता है। हमने बात करी थी कि जब स्वतंत्रता जो अधिनियम लाया गया तो उस समय क्या किया गया है, बंगाल की और पंजाब की जो है वो सीमा रेखा तय कर दी गई है और इससे क्या कर दिया गया है, पाकिस्तान का निर्माण कर दिया गया है। ठीक बात है। तो पाकिस्तान 2 भागों के अंतर्गत बना है, जबकि जो बीच का भाग है वो पूरा हिंदुस्तान बना है। ये स्वतंत्रता के तहत की बात थी। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि कुछ रियासतों के अंतर्गत जो स्वतंत्रता विधेयक लाया गया उसमें यह कहा गया था कि जो रियासतें चाहें तो इन दोनों संघों में से किसी एक संघ के अंतर्गत मिल जाए या फिर क्या कर रहे हैं वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती थी। यानी कि जो देशी रियासतों को अधिकार दिया गया था कि उनकी सब विवेक का निर्णय यहां पर काम आने वाला है। तो कुछ रियासतें जो है वो यहां पर जो है भारत के अंदर शामिल नहीं होती है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं टोटली। तो हम देखते हैं कि कुल रियासतें थी 562। कितनी रियासतें थी भारत आजादी के समय में, जो है 562 रियासतें थी। इनका एकीकरण हमें करना था। तो देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो ये एकीकरण हुआ है इसमें 2 विचारधाराएं हैं, 2 तरीके के जो है वो यहाँ पे मसौदे तैयार किए गए हैं। एक तो है एक्सेशन ऑफ एग्रीमेंट, क्या नाम मिलता है, एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, क्या नाम मिल जाता है, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एक तो ये है समझौता पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। और इसके अलावा एक और मिलता है जिसका नाम हम दे देते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। देखिए इनको समझते हैं ये है क्या, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ठीक बात है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। अब देखिए हम समझते हैं कि ये क्या है। जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है इस पे जो रियासत सिग्नेचर करेगी, ये जो भारत के अंदर इन देशी रियासतों का विलय करने के लिए 2 प्रकार के मसौदे तैयार किए गए, समझौते तैयार किए गए, जिसमें से एक का नाम मिलता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और दूसरे का नाम मिलता है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ठीक है, तो इन दोनों की हम बात करते हैं तब हमें यह मालूम लगता है कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब तो ये हुआ कि 1947 से पूर्व जो रिलेशन था किसके बीच में, देशी रियासत और अंग्रेजी सरकार के बीच में, वही रिलेशन रहेगा। इसमें से अंग्रेजी सरकार के स्थान पर कौन आ जाएगा, अंग्रेजी सरकार के स्थान पर भारत सरकार आ जाएगी। यानी कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के अंदर जो रियासतें हैं, देशी रियासतें और 1947 से पहले इनका संबंध किससे है, ब्रिटिश सरकार से। ठीक बात है, ब्रिटिश सरकार से इनका संबंध है। तो ये जो संबंध है ये संबंध वही रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार की जगह पे कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा भारत सरकार। ठीक है, तो भारत की जो सरकार नई बनी है वो आ जाएगी इस ब्रिटिश सरकार के स्थान पे। बाकी जो इनका संबंध है सेम टू सेम रहने वाला है। ठीक है, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि जो ब्रिटिश सरकार है 1947 के विधेयक के तहत जो है वो स्पष्ट कह देती है कि हमारा और इन देशी रियासतों का, यानी ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों के बीच में जो संधि और समझौते हुए थे वो अब निष्प्रभावी है, यानी कि समाप्त मान लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से इन देशी रियासतों के मध्य जो संधि और समझौता ब्रिटिश सरकार ने कर रखा था वो समाप्त हो गया। तो अब ये क्या कह रहे हैं, ये भारत सरकार के साथ वही समझौता जो है वो उसको लागू करने की बात कौन से मसौदे के तहत हो रही है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के द्वारा हो रही है। फिर नेक्स्ट आता है आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मसौदा मतलब जो रियासतें अपनी मर्जी से स्वेच्छा से क्या कर ले, अपने कुछ मामलों को जो है वो संघीय सरकार को सौंप दे। जैसे कि जिसमें कौन से मामले हो गए, विदेश मामले हो गए, ठीक है, प्रतिरक्षा का मामला हो गया, क्या हो गया, प्रतिरक्षा का मामला हो गया, इसके अलावा संचार का मामला हो गया और कौन सा हो गया, परिवहन का मामला हो गया। तो ये जो मामले हैं ये मामले किसको सौंप दिए जाए, ये मामले संघीय सरकार को सौंपे। ठीक है, इनके ऊपर जो है वो संघीय सरकार का नियंत्रण होगा, बाकी जो है प्रांतों के ऊपर अपना नियंत्रण रहेगा। तो ये जो है वो हो गया कौन सा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाला मसौदा या समझौता। इसके तहत भी जो है विलय हो सकता है और इसके तहत भी क्या हो सकता है, विलय हो सकता है।
तो अब हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 के बाद, यानी कि 15 अगस्त 1947 तक अधिकांश रियासतें जो है वो भारत के अंदर विलय हो चुकी है। इनमें से कुछ रियासतें हैं जैसे कि खैरपुर है, वो कहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मिल गई है। तो 15 अगस्त 1947 के बाद में हमें यहाँ पर विलय से शेष रियासतें मिलती है, उनकी संख्या है 3, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जो है इनका विलय अभी तक नहीं हुआ है। बाकी सारी रियासतों का विलय जो है वो एक रियासतों का अलग से विभाग बना जाता है। एकीकरण के लिए रियासती विभाग की स्थापना की जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व के अंतर्गत, और यहाँ पे इसके सचिव बनाए जाते हैं वीपी मेनन। तो इन दोनों के कार्यों के तहत जो है वो अधिकांश रियासतों का तो यहाँ पे क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। तो हमने बात करी कि देशी रियासतों का भारत में विलय, कुल रियासतों की अगर हम बात करें तो 562 है। इनके 2 प्रकार के मसौदों के तहत में, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और आपका स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इन दोनों के तहत क्या किया गया है, भारत के अंदर इन रियासतों का विलय किया गया। बात करते हैं 1947 के बाद, तो यहाँ पर 3 रियासतें शेष रहती है आपकी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, जो अभी तक क्या नहीं हुई है, भारत के अंदर जो है इनका विलय अभी तक नहीं हुआ है। ठीक बात है। तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि इन तीनों रियासतों का जो विलय है वो भारत के अंदर जो है किस प्रकार से होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जूनागढ़ के बारे में। जूनागढ़ का जो विलय है वो फरवरी 1948 के अंदर, यानी कि फरवरी 1948 के अंदर जूनागढ़ का विलय भारत के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात ये कर रहे हैं कि जो जूनागढ़ है, यहाँ का जो नवाब है ये है नवाब मुस्लिम जाति का। कौन सा है, मुस्लिम वर्ग का है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो जनता है जूनागढ़ की, ये है हिंदू बाहुल्य जनता है। कौन सी है ये, हिंदू बाहुल्य है। ठीक है, यानी कि नवाब जो है जूनागढ़ का वो तो है मुस्लिम, जबकि जो जूनागढ़ की जनता है वो क्या है, हिंदू है। तो ये जो मुस्लिम नवाब है ये तो कहाँ पे मिलना चाहता है, ये तो मिलना चाहता है वांट टू मीट, कहाँ पे, वांट टू मीट, किसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहता है। ठीक बात है, पाकिस्तान में मिलना चाहता है ये कौन, नवाब। बात करें जनता की, तो जनता कौन है, ये जनता तो हिंदू है, और ये कहाँ पे मिलना चाहती है, ये भारत में विलय की समर्थक है। मतलब ये कहाँ मिलना चाहते हैं, भारत में अपना विलय करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि जनता और नवाब अलग अलग मत लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पे स्थिति क्या होती है, यहाँ पे जो जन मत करवाया जाएगा, यानी कि ये जनता क्या करेगी, ये जनता यहाँ पे विद्रोह कर देती है। क्या कर देती है, ये जनता यहाँ पर विद्रोह कर देती है, और इस विद्रोह के द्वारा क्या होता है, विद्रोह के कारण जो है वो इनकी सरकार स्थापित हो जाती है। जनता की सरकार किसकी है, विद्रोह, और जनता क्या करती है, अपनी सरकार स्थापित कर देती है। ये जो नवाब है ये कहाँ भाग गया, ये पाकिस्तान भाग जाते हैं। तो जब पाकिस्तान भाग गए तो अब यहाँ पर क्या किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुंच गए वहां पे, और इन्होंने अब यहाँ पे क्या करवाया, जनमत करवाया। जनमत का निर्णय जो है वो क्या था कि भारत के अंदर क्या किया जाना है, विलय किया जाना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो है इनका फरवरी 1948 में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के हमने देखा जूनागढ़ के विलय के बारे में हमने बात की है। जूनागढ़ का जो विलय है वो जनता जो है वो भारत के अंदर विलय करना चाहती है, और यहाँ का नवाब जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहता है। लेकिन यहाँ पर क्या करती है, जनता विद्रोह कर देती है। हिंदू बहुल्य है यहाँ पे, ये जनता विद्रोह कर देती है और अपनी सरकार स्थापित कर देती है, और इस प्रकार से डर करके जो नवाब है ये तो पाकिस्तान भाग जाते हैं, और यहाँ पे जनमत करवाया जाता है, और इस जनमत का निर्णय क्या होता है, भारत के अंदर विलय का इसमें निर्णय होता है, और फरवरी 1948 के अंदर क्या हो जाता है, भारत के अंदर जूनागढ़ का विलय हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हैदराबाद के बारे में। तो देखिए हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद के अंदर नवाब नहीं है। हैदराबाद का जो शासक है उसको हम कहेंगे निजाम। क्या कहेंगे, निजाम कहेंगे। तो हैदराबाद के जो निजाम है वो भी कौन है, ये भी मुस्लिम है। ठीक है, तो ये भी क्या है, मुस्लिम है। पहली बात तो ये हो गई, ये मुस्लिम है। जबकि यहाँ की जनता की बात करें तो यहाँ पे जो बहुसंख्यक जनता है, कौन सी है, बहुसंख्यक जनता है आपकी। यहाँ पर भी कौन सी बहुसंख्यक जनता है, हिंदू। बहुसंख्यक जनता कौन सी हो गई, हिंदू हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनता जो है वो भारत में मिलना चाह रही है, जबकि ये जो निजाम है हैदराबाद का, इसने अभी तक जो है वो भारतीय सरकार को गुमराह कर रखा है। यानी कि ना अभी पाकिस्तान में शामिल हुए हैं और ना ही ये कहाँ शामिल हुए हैं, भारत के अंदर शामिल हुए हैं। इन्होंने जो हस्ताक्षर किए हैं वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे किए, यानी कि किस रूप में किए कि जो ब्रिटिश सरकार की स्थिति थी वो भारत सरकार को दे दी। अभी तक जो है वो पूर्ण रूप से भारत के अंदर जो है इन्होंने विलय नहीं किया है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये जो निजाम है इनके रजाकार, मुस्लिम रजाकार,
मुस्लिम रजाकार जो है वो यहाँ पर भारतीय हिंदुओं पर क्या कर रहे हैं, अत्याचार प्रारंभ कर रहे हैं, मुस्लिम रजाकार। और इन मुस्लिम रजाकारों का यानी कि ये इनके सैनिक हैं, विद्रोही लोग हैं, मुस्लिम संप्रदाय के, मुस्लिम धर्म को मानने वाले। तो ये मुस्लिम रजाकार है जिसमें नाम मिल जाता है हमें कासिम रिजवी का। किसका नाम मिलता है, कासिम रिजवी। ठीक बात है। तो ये जो कासिम रिजवी है ये तो यहाँ तक घोषणा कर देते हैं कि हम हैदराबाद के अंतर्गत जो है वो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने वाले हैं और जो है वो युद्ध के द्वारा लाल किले के ऊपर भी हम अपना झंडा फहराने वाले, यानी कि लाल किले को भी हम जीतने वाले, यानी कि पूरी दिल्ली को पराजित करने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो हिंदू जनता पर क्या किए हैं, अत्याचार प्रारंभ कर दिए। हिंदुओं पर क्या प्रारंभ किए, अत्याचार प्रारंभ किए। ठीक बात है। और इन अत्याचारों की वजह से ही क्या हो रहा है, यहाँ पे पुलिस कार्यवाही जो है वो की जा रही है। क्या की जा रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हालांकि निजाम को समझाने की कोशिश की है, पटेल और मेनन दोनों ने ही निजाम को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि अभी तक जो हमने बात करी है, चाहे हमने बात करी हो जूनागढ़ के बारे में, तो अगर हम जूनागढ़ की भौगोलिक स्थिति देखें, किसकी बात करें, भौगोलिक स्थिति की, तो ये भौगोलिक स्थिति के रूप में अगर हम बात करते हैं तो ये पाकिस्तान के टच नहीं है, भौगोलिक रूप से ये कहाँ पर है, भारत में है। ठीक है। तो जहां आप जो है वो इस भाग को कूद करके पाकिस्तान में तो ले जाने से रहे। ठीक बात है। ऐसी ही स्थिति किसकी है, ऐसी ही स्थिति किसकी है, हैदराबाद की है। तो हैदराबाद की भी जो भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात कर लें तो वो क्या है, भौगोलिक स्थिति से भी ये कहां पर है, भारत में ही स्थित है। इस वजह से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो वीपी मेनन है, इन्होंने निजाम को समझाने की कोशिश की, निजाम नहीं माना, तो अंत में इन्होंने क्या करी, पुलिस कार्यवाही करी और पुलिस वो कार्यवाही के द्वारा 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद का क्या हो गया, भारत में विलय हो गया, भारत में क्या हुआ है, विलय हो गया। ठीक बात है। तो यहाँ से इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ का निजाम जो है वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करता है, भारतीय सरकार के साथ में जो है अभी तक विलय पत्र पे उसने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन उसके जो है वो मुस्लिम रजाकार है कासिम रिजवी के नेतृत्व के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, हिंदुओं का जो है वहाँ पे हत्याएं कर दी जाती है, कई बिहारी मजदूरों की हत्याएं कर दी जाती है। इस वजह से अब सरदार पटेल यहाँ पे क्या करते हैं, पुलिस कार्रवाई करते हैं और यहाँ पे शांति स्थापना करके, और इन्होंने क्या कर दिया है, 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भारतीय भागों के अंदर क्या कर दिया, विलय कर दिया है। अब तीसरी बात आती है कश्मीर के बारे में। तो कश्मीर के अंदर बात उल्टी है। अभी तक हमने दो रियासतें पढ़ी, जूनागढ़ और हैदराबाद। यहाँ के शासक मुस्लिम है, जनता बहुसंख्यक है, वो है हिंदू। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात है, यहाँ पे शासक जो है, राजा है, वो हिंदू है, लेकिन बहुसंख्यक जनता है वो क्या है, मुस्लिम है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें शासक के बारे में तो ये तो हो गए आपके हिंदू, ये क्या है, हिंदू हो गए। राजा का नाम मिलता है हरि सिंह। क्या नाम मिलता है, राजा हरि सिंह। ठीक बात है। तो यहाँ पे राजा तो है हिंदू। और बात करें जनता की तो यहाँ पे जनता जो है बहुसंख्यक, बात करें बहुसंख्यक जनता कौन सी है, बहुसंख्यक जनता है आपकी मुस्लिम जनता है। ठीक है। यहाँ पे बाहुल्य में है मुस्लिम। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, हिंदू राजा हरि सिंह जो है वो अभी भी टाल मटोल कर रहे हैं। इन्होंने अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना है, ना ये कश्मीर में शामिल होना चाहते हैं और ना ही ये ना ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं और ना ही ये भारत के अंदर जो है वो शामिल होना चाहते हैं। अपनी रियासत का स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा एक कार्यवाही कर दी जाती है। पाकिस्तान कहता है इनको कि आप जो है वो या तो हमारे साथ में विलय कर लीजिए, और यदि आप विलय नहीं करते हो तो आपकी क्या की जाएगी, आर्थिक नाकेबंदी कर दी जाएगी। और पाकिस्तान ने क्या कर दिया है, 1947 के अंदर ही इनका आर्थिक नाकेबंदी कर दी जाती है। आर्थिक नाकेबंदी का मतलब हो गया कि खाद्यान्न की जो प्रमुख मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अनाज हो गया, पेट्रोल हो गया, इन चीजों की जो है वो इन्होंने आपूर्ति बंद कर दी। पाकिस्तान ने आपूर्ति किसकी बंद करी, कश्मीर की आपूर्ति बंद कर दी, आर्थिक नाकेबंदी कर दी। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो गया है, कबायलियों का आक्रमण हो गया है। किसका आक्रमण हुआ है, कबायली ज्योति यानी कि मुस्लिम जो कबायली लड़ाके हैं उनका यहाँ पे आक्रमण हो गया। कहां पे आक्रमण हो गया, कश्मीर के ऊपर आक्रमण हो गया। तो यहां अब जब आक्रमण होता है तब महाराजा जो राजा हरि सिंह है ये क्या करते हैं, विलय पत्र पर भारत के अंदर, किसमें, भारत के अंदर विलय पत्र पर क्या करते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं। और हस्ताक्षर के दूसरे ही दिन भारत क्या करता है, सैनिक कार्यवाही प्रारंभ कर देता है। तो जब विलय भारत के अंदर हो गया तो अब भारत का दायित्व बन गया रक्षा करना, और भारत क्या करता है, सैनिक कार्यवाही करता है किसके खिलाफ में, इन कबायलियों के खिलाफ में। और कबायलियों को क्या कर दिया, इन्होंने बाहर से खदेड़ना जो है वो प्रारंभ कर दिया है। लेकिन इसी बीच में सैनिक कार्यवाही तो चल ही रही है, लेकिन भारत सरकार एक
ऐसा कदम उठा लेती है जिसकी वजह से हमें आज भी जो है वो तकलीफ देखनी पड़ रही है। वो क्या कदम है कि भारत सरकार जो है वो इस मामले को लेकर के चली जाती है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में। कहाँ लेकर के जाती है? संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएनओ की सुरक्षा परिषद के अंदर भारत सरकार इस मामले को लेकर के चली जाती है। तो यहाँ पर अब यूएनओ के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया और कमेटी जो है वो उसने सबसे पहले युद्ध विराम का निर्णय किया है। कमेटी का निर्णय क्या है? युद्ध विराम का निर्णय है। यानी कि जैसे कि ये जो कश्मीर का क्षेत्र है, ये कश्मीर के क्षेत्र के अंतर्गत बात ये हुई है कि इन कबाइलियों के आक्रमण के द्वारा कबाइली जब यहाँ तक पहुँच चुके हैं, कबाइली कहाँ तक पहुँच चुके हैं? यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ से अब भारतीय सेना ने क्या किया है? इनको वापस खदेड़ना प्रारंभ किया है। तो ये कबाइली जो है वो यहाँ तक पहुँचे अभी, ठीक है। अभी भी भारतीय सेना इनको बाहर खदेड़ती हुई जा रही है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है? यूएनओ की उस कमेटी ने युद्ध विराम कर दिया है। यहाँ पे क्या हो गया? युद्ध विराम हो गया है, यानी कि जो सेना जहां पर थी वहीं पर रुक गई है। तो इस प्रकार से युद्ध विराम के बाद में क्या हुआ कि जहां पर जो सेना थी वही उनकी क्या मान ली गई है? सीमा रेखा मान ली गई है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो हम स्थिति देख रहे हैं, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये भाग किसके पास रह गया? कबाइलियों के अधीन ही रह गया, यानी कि पाकिस्तान के पास में ही रह गया। यानी कि इस क्षेत्र को हम नाम देते हैं POK। जो भाग तो किसका है? कश्मीर का है। भाग तो क्या है? कश्मीर का है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको हम क्या कहते हैं? POK के नाम से जानते हैं। यानी कि ये जो भूभाग है जो उनके पास रह गया, वो है तो भाग किसका? कश्मीर का है। कश्मीर के शासक ने विलय किस में कर लिया? भारत में कर लिया। यानी कि पूरा कश्मीर किसका होना चाहिए? भारत का होना चाहिए। यानी कि पूरा भारत कश्मीर जो है भारत का भाग होना चाहिए। लेकिन वो जो भाग है, जो यूएनओ के द्वारा जो कमेटी गठित की गई, उसने युद्ध विराम किया और युद्ध विराम के बाद में जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा बना दी गई जिस जगह पर जो सेना स्थित थी उसी के आधार पे। इसलिए ये जो भाग है, ये भाग कहाँ रह गया? पाकिस्तान के अंदर रह गया। तो ये कहलाता है आपका POK, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में हम इसको जानते हैं। ठीक बात है। तो यहाँ से आपका निर्माण हो गया किसका? POK का निर्माण हो गया, पाक अधिकृत कश्मीर का जो है वो निर्माण हो गया। और जो शेष कश्मीर था उसका क्या कर दिया गया? भारत के अंदर क्या कर दिया गया? उसका विलय कर दिया गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शेष जो कश्मीर है उसका क्या हुआ है? भारत के अंदर विलय हो जाता है। भारत के अंदर जो विलय हुआ है वो भारत के संविधान के अंतर्गत भी लिखा हुआ हमें मिलता है। अगर हम बात कर लें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान का भाग 21 है। भारतीय संविधान का भाग कौन सा है? 21वां है। और भाग 21 के अंदर धारा कौन सी है? 370 की जो धारा है, ये एक इस कश्मीर के लिए विशेष उपबंध करती है। क्या करती है? विशेष उपबंध करती है। एक विशेष राज्य का जो है वो कश्मीर को क्या दिया जाता है? विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। किसका दर्जा मिलता है इसको? विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। लेकिन ये जो दर्जा है वो किस प्रकार का था? अस्थायी प्रकार का था। अस्थायी रूप से जो है वो कश्मीर को क्या दिया गया था? जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इसीलिए जो है वो हरि सिंह ने क्या किए थे? हस्ताक्षर यहाँ पर किए थे। तो कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा धारा 370 कौन से भाग के अंतर्गत है? 21वें भाग के अंतर्गत हमें ये मिलता है। ये दर्जा हमने अस्थायी रूप से जो है वो प्रदान किया, जो वर्तमान के अंदर ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा क्या कर दिया गया? 370 की धारा को हटा दी गई है। और कश्मीर जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के हमने विभिन्न रियासतों के एकीकरण के बारे में बात करी है, जिसके अंतर्गत हमने 3 रियासतें पढ़ी है। पहली रियासत हमने देखी जूनागढ़ का विलय। जूनागढ़ का विलय फरवरी 1948 के अंतर्गत हुआ है। ये किस प्रकार से हुआ है? जनमत के संग्रह के द्वारा ये विलय हुआ है। फिर हमने देखा है कि हैदराबाद का विलय, ये किस प्रकार से हुआ है? ये पुलिस कार्यवाही के द्वारा जो है वो ये विलय भारत के अंदर हुआ है। और फिर हमने देखा जम्मू कश्मीर के द्वारा का विलय, जिसमें हमने बात करी ये विलय जो है वो सैनिक कार्यवाही के साथ साथ महाराजा के द्वारा जो है वो भारत के अंदर क्या कर दिया गया था? विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए गए थे। ठीक बात है। तो हमने इसके बारे में बात कर ली है कि महाराजा ने क्या किए हैं? विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए हैं। सैनिक कार्यवाही के द्वारा कबाइलियों को जो है वो भारत से बाहर भगाया गया था। तो कुल मिलाकर के विभिन्न रियासतों का एकीकरण यहाँ पर हो जाता है। अब देखते हैं कि ये जो एकीकरण भारत का हुआ है इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है एकीकरण के कारक, यानी कि एकीकरण का प्रमुख जो महत्व दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा? सरदार पटेल को। यहाँ पर हम
हम देखते हैं कि एक रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना हुई थी? रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। और रियासती विभाग का प्रमुख जो है वो किसको बनाया गया था? यहाँ पे रियासती विभाग का प्रमुख बनाया गया था सरदार पटेल को। किसको बनाया था? सरदार पटेल को बनाया था। और यहाँ पे बात करें कि इस रियासती विभाग का जो प्रमुख सचिव है वो कौन थे? तो वो थे आपके वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन का दिमाग और सरदार पटेल की चतुराई और दृढ़ निश्चय दोनों ने मिलकर के भारत का एकीकरण को क्या बना दिया है? संभव बना दिया था। इसी वजह से हम 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर क्या है? ये सरदार पटेल का जन्म दिवस है। 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसलिए हम 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो हम मनाते हैं। कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। हमने ये मनाना कब से प्रारंभ किया है? ये हमने 2014 से जो है वो मनाना प्रारंभ किया है। कब से प्रारंभ किया है? 2014 से जो है वो हमने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाना प्रारंभ किया है। राष्ट्रीय एकता दिवस किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या है? जन्म दिवस है। 1875 के अंदर 31 अक्टूबर को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। एकीकरण का जो भारत का कार्य है ये बहुत कठिन कार्य था और इसे संभव करने वाले व्यक्ति कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? हम किस नाम से जानते हैं? हम भारतीय इतिहास के अंदर इनको लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 16 भागों के अंतर्गत हमारा ये छठा पाठ जो है कक्षा 12 के इतिहास विषय का पूर्ण हो जाता है, जिसके अंतर्गत हमने कुल मिलाकर के कार्य प्रारंभ किया था 1828 से लेकर के। कहां से प्रारंभ किया था? 1800 यानी कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के अंतर्गत पुनर्जागरण का जो भारत के अंदर जो सामाजिक आंदोलन स्थापित हुए थे वहां से लेकर के हमने इस पूरे पाठ को पढ़ना प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न आंदोलनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़े। फिर हमने कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कुछ अन्य संगठन स्थापित हुए थे उनके बारे में बातें करते हुए हमने कांग्रेस की स्थापना करी। और कांग्रेस की स्थापना के बाद हमने 1885 से लेकर के और 1907 तक की कांग्रेस की कार्य प्रणाली को अच्छे से जांचा, परखा और समझा। उसके बाद में 1907 के अंदर हमने कांग्रेस का विभाजन देखा और उसके बाद में हमने बंगाल विभाजन का भी अध्ययन किया 1905 के अंतर्गत। फिर वहां से आगे बढ़ते हुए हम 1916 के अंदर पहुंचते हैं। लखनऊ अधिवेशन के अंतर्गत जाकर के हमने देखा कि वापस से हमने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक करने का कार्य किया, जो हमारा कार्य 1922 तक टिका। यानी कि असहयोग आंदोलन को हमने पढ़ा। असहयोग आंदोलन के बाद में पुनः जो है दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, तो समाप्ति के बाद में हमने स्वराज दल का गठन देखा। स्वराज दल के बाद में हमने नेहरू रिपोर्ट का अध्ययन किया। हमने देखा कि साइमन कमीशन जो है वो भारत के अंतर्गत आता है, उसका विरोध किया जाता है। लाला लाजपत राय के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा क्या किया जाए, वो पूरा भारत के अंदर जो है वो उसका विरोध किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि दो अधिनियम भारत के अंतर्गत आते हैं, 1909 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम। और इसी बीच भारत के अंतर्गत जो असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है तो कुछ क्रांतिकारी घटनाएं जो है वो अस्तित्व में आती हैं। इसी प्रकार की क्रांतिकारी घटनाएं कुछ 1905 के बंगाल विभाजन के बाद में भी हमारे सामने आई। फिर आगे जाकर के हमने देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है और इस आंदोलन के बाद जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जाता है। और फिर जो है 1935 का हमारे सामने शासन अधिनियम आता है। उस अधिनियम के द्वारा हमने देखा कि प्रांतों के अंदर हमने चुनाव करवाए, चुनावों के अंदर विभिन्न पार्टियों को बहुमत मिला, उसके बारे में हमने पूरा अध्ययन किया। और उस अधिनियम के बाद में हमने देखा कि हम 1942 के अंदर पहुंच गए भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर के। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया हमने। उसके बाद में हमने वेवेल योजना पढ़ी, उसके बाद में हमने कैबिनेट मिशन को पढ़ा, उसके बाद में हमने सीधी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को देखा और उसके बाद में हमने संविधान सभा के द्वारा अंतरिम सरकार के गठन को पढ़ा। और अंतरिम सरकार के गठन को देखते हुए हमने भारत के विभाजन के लिए एटली की घोषणा को पढ़ा। लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए और उन्होंने एक योजना बनाई जिससे क्या बना, भारत का जो है वो स्वतंत्र भी होना हुआ और क्या हुआ, भारत का विभाजन भी दो भागों के अंतर्गत हो गया। उसके बाद हमने आगे बढ़ते हुए उन कारणों को जानने की कोशिश की जो विभाजन के उत्तरदायी थे, उन कारणों को जानने की कोशिश की जो अंग्रेजों के भारत को छोड़ करके जाने के लिए उत्तरदायी रहे थे। फिर हमने लौह पुरुष का अध्ययन किया, जिनके नेतृत्व के अंदर चलते हुए भारत के 562 रियासतों का क्या हुआ है, एकीकरण हुआ है। जिसमें हमने 3 प्रमुख रियासतों के बारे में बात करी, जूनागढ़ को और हैदराबाद को और कश्मीर को, कि उनको किस किस प्रकार से जो है भारतीय रियासत में मिलाया गया। और इस प्रकार से जो वर्तमान का हमारे समक्ष भारत खड़ा है वो भारत
भारत जो है वो अस्तित्व में आता है और इसी के साथ हमारा जो है ये छठा पार्ट जो है वो संपन्न हो जाता है। इसके बाद हम इस पार्ट के एक और भाग के रूप में आपके समक्ष आने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जो है हम वो प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला आपके लिए लेकर के आएंगे, जिसके माध्यम से आपने जितना पढ़ा है, जितना समझा है और जितना कंठस्थ और याद किया है उसका जो है वो आप क्या कर पाओगे, मूल्यांकन कर पाओगे। तो जब तक मूल्यांकन की सीरीज आपके सामने आती है तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।